दो ऑप्शन है, या तो बैक्टीरियल डिजीज के नाम बताएगा या फिर बाहर जाएगा। सोच ले क्या करना चाहता है। शुरू करो, टाइम नहीं है, क्लास शुरू हो गई इधर। ऐसा कर, कितने चाहिए? तो मुश्किल है, देखने पड़ेंगे। ऑनलाइन ही करेगा लेकिन फिर बाद में। नहीं नहीं नहीं। हाँ। हाँ, बोलना शुरू कर। एक हो गई। दो। क्या? जो हंसा उसको बाहर निकाल दूंगा मैं भी। बोलना तो उसको। तीन। चार। पांच। छह। सात। आठ। नौ। 10। वेरी गुड। बोलो बोलो भैया। वायरल डिजीज के नाम बताओगे? नाम नाम बताने। पॉजिटिव एजेंट तो पूछ ही नहीं रहा मैं तुम्हारे को। जितने आते हैं उनका नाम बताओ। बाकी सब ओपन करेंगे। एफएमडी बोलने के लिए कहा है क्या तुम्हारे को? बोले बोलोगे या क्लास में बैठोगे बताओ। वायरल पूछ रहा हूं ना मैं। एक वायरल डिजीज का नाम बता बस तेरे को। बस एक का ही पता है। दो। तीन। 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 पीपीआर का पूरा नाम बता। पीपीआर का नाम नहीं बता तेरे को? वहां पर पेपर के अंदर वहां पर पीपीआर की जगह काट कर उसको एच कर देना, फिर आंसर दे आना उसका। ऐसा करेगा? बता क्या करना है। हेडिंग डालोगे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित बीमारियां। उत्सर्जन तंत्र से बीमारियां।
लिखो उसके अंदर शब्दावली। शब्दावली। कुछ टर्म्स हमारे पास में। बातें नहीं रहे। सबसे पहले पोलीयूरिया, फिर डिसयूरिया, फिर ओलिगोयूरिया, फिर एनयूरिया, फिर एल्ब्यूमिन यूरिया, हीमोग्लोबिन यूरिया। सिंपल सा क्वेश्चन है कि पोलीयूरिया होता क्या है, डिसयूरिया होता क्या है, ओलिगोयूरिया क्या होता है, एनयूरिया क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन। पोलीयूरिया क्या होता है? यूरिन फॉर्मेशन में वृद्धि होना क्या कहलाएगा? पोलीयूरिया। यूरिन फॉर्मेशन अगर ज्यादा होगा तो ब्लैडर के अंदर ज्यादा इकट्ठा होगा, ज्यादा इकट्ठा होगा तो बार बार यूरिन करने के लिए जाना पड़ेगा। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? पोलीयूरिया। कौन से हार्मोन की कमी से होती है? एडीएच की कमी से। कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। मेलाइटिस किसके कारण आता है? डिसयूरिया की अगर बात करते हैं, दर्द होना। ओलिगोयूरिया, मात्रा में कमी। एनयूरिया, एल्ब्यूमिन यूरिया। और यूरिन में हीमोग्लोबिन का आना क्या कहलाएगा? बीमारियों के नाम बताओ जिसके अंदर हीमोग्लोबिन यूरिया होता है। पीपीएच हो गया, बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया हो गया, रेड वाटर डिजीज, बबेशियोसिस, और बहुत इतने। चलो, एक आता मायोग्लोबिन यूरिया। यूरिन में मायोग्लोबिन का आना। डिजीज का नाम बताओ। एजोटूरिया। जिसको क्या नाम दिया था? मंडे सिकनेस। किसके अंदर होती है? हॉर्स के अंदर। सिंपल सी टर्म्स हैं, सिंपल से नाम याद रखने। लिखो। एक मिनट में, जो मेरे दिमाग से निकल गया। ठीक ठीक।
चुप रहने का क्या लेगा तू? लिख लिया सबने? यूरिन में आरबीसी का आना क्या कहलाता है? लिख लिया है? कैसे करूं इसको, बोर्ड को उठा कैसे करूं? खड़ी हो वहां से। साफ दिख रहा है? ये कितनी उंगलियां हैं? लिख ले, लिख जल्दी लिख। हेमोलाइसिस का मतलब क्या होता है? आरबीसी का टूटना। कौन सी बीमारी में हेमोलाइसिस होता है? पीपीएच के अंदर। बवेशियोसिस में नहीं होगा क्या? तो जिन भी बीमारियों के अंदर हीमोग्लोबिन यूरिया होता है, पहले हीमोलाइसिस होता है, तभी जाके हीमोग्लोबिन बाहर आता है। डायरेक्ट आरबीसी अगर यूरिन के अंदर आ रही है तो उस केस के अंदर यूरिन का कलर रेड होएगा, जिसको हम बोलते हैं हेमिचूरिया। क्या बोलेंगे? नेक्स्ट लिखो।
हेमेचोरिया, यूरिन के अंदर आरबीसी का आना। क्रिस्टल यूरिया, यूरिन में क्रिस्टल या पथरी का आना। लाइपोयूरिया, वसा का आना। पाईयूरिया, पस का आना। ग्लाइकोज यूरिया, यूरिन में ग्लूकोज का आना। कीटोन यूरिया, यूरिन में कीटोन बॉडीज का आना। एक टर्म आती है यूरोलिथियासिस। क्या मतलब होता है? यूरेथ्रा के अंदर पथरी का बनना। किसके अंदर कॉमन है? लिखिए। लिख लिया। एक टर्म आती है स्ट्रेंग यूरिया। क्या मतलब होता है? बूंद बूंद करके यूरिन आना। लिख लिया ये? बूंद बूंद करके यूरिन आना।
कोलियूरिया, यूरिन में बाइल पिगमेंट आना, यूरेमिया। क्या होता है? क्या होता है? यूरिन में ब्लड का किस में? रक्त में यूरिया की मात्रा का बढ़ना। बोवेन हेमोजूरिया होता है। इसको हम सामान्य रूप से ब्रेकन फर्न पॉइजनिंग भी कहते हैं। ब्रेकन फर्न पॉइजनिंग। सिस्टाइटिस, inflammation of urinary bladder, nephritis, inflammation of nephron। और नेफ्रॉन संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसकी है? इसलिए किडनी का इन्फ्लामेशन भी क्या कहलाता है? नेफ्राइटिस। क्या? पॉइजनिंग। ब्रेकन फर्न पॉइजनिंग। यूरिन में Na प्लस सोडियम का बढ़ना, नेट यूरिया। और यूरिन में K प्लस यानी पोटेशियम का बढ़ना, केट यूरिया।
पानी की बोतल लगा। लिख लिया? टर्म्स याद रखनी है हमारे को, आती है पेपर के अंदर भी और आपसे भी पूछी जाएगी, ओरिजिनल पेपर के अंदर भी। दोनों में से कौन खड़ा होगा तुम में से बताओ? बता दो कौन त्याग करेगा? लिख लिया? हेडिंग डालो यूरिन के परीक्षण। सर ब्रेकन फंड पॉइजनिंग क्या होता है? ब्रेकन फंड पॉइजनिंग बेसिकली ब्रेकन फंड पादप होता है जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी होती है और यूरिन के अंदर क्या आने लग जाता है? आरबीसी, जिसको बोलते हैं ब्रेकन फंड पॉइजनिंग या बोवाइन एपिजोटिक एंजोटिक हेमेचूरिया। हेडिंग डालो यूरिन के परीक्षण। यूरिन के परीक्षण। यूरिन के परीक्षण। फिजियोलॉजी पढ़ ली ना तुमने? यूरिन की पीएच कितनी होती है गाय में? पीएच पूछी मैंने, ये तो थोड़ी पूछा सारी। रेंज बता दो तो। अच्छा, और डॉग के अंदर कितने फिर भी? 6 से 7। कारण क्या है इसका? तो मांस खाता है तो क्या होता है? यूरिन में प्रोटीन का आ जाना सामान्य है क्या? फिर वो तो सबको ही पता है, कुत्ता है तो मांस खाएगा ही खाएगा। मैं तो पूछ रहा था पीएच अम्लीय होने का कोई विशेष कारण? एंजाइमेटिक डाइजेशन होने के कारण। तो एंजाइम का किडनी से क्या संबंध है? यूरिन फॉर्मेशन तो किडनी में हो रहा है ना, तो क्या हो गया? तो खाने के अंदर प्रोटीन अधिक है और उसमें क्या है? तो वो तो बताने क्या था, ये तो तुम्हारे को ही पता है। गाय घास खाती है इसलिए पीएच क्षारीय होती है, कुत्ता मांस खाता है इसलिए पीएच अम्लीय होती है। ये थोड़ी होता है, पता करके बताना। आप बताओगे, मैं फिजियोलॉजी थोड़ी पढ़ता हूँ मैं तो। देखो इधर, यूरिन के अंदर एक टेस्ट लिखा था अपन ने कीटोन बॉडीज के लिए। इसके अलावा ग्लूकोज हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, बाइल पिगमेंट हो सकता है, बाइल साल्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जानते ही जानते हो, कौन सा है टेस्ट? ग्लूकोज के लिए हम करते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट।
प्रोटीन के लिए करते हैं रोबर्ट टेस्ट, एक ब्लड के लिए भी करते हैं, ब्लड इन यूरिन, बेंजिडिन टेस्ट। कौन सा टेस्ट? गैमेलिन टेस्ट। कौन सा टेस्ट? और एक बचता है जिसको बोलते हैं है सल्फर टेस्ट। ये गैमेलिन है, इसको बोलते हैं है सल्फर टेस्ट। टेस्ट यूरिन के अंदर स्टार्च का पता करना हो तो आयोडीन टेस्ट। तो यूरिन के अंदर स्टार्च आता नहीं, इसलिए हम आयोडीन टेस्ट करते नहीं। लिखिए, शुरुआत वाले दो तो याद रखना ही रखना। क्या फिजियोलॉजी तुमने पढ़ी, मैंने थोड़ी पढ़ी है। मैं तो वैसे ही पूछा था, ऐसे जनरल नॉलेज के लिए। मेरे को नहीं पता तो मेरे को देखा कभी फिजियोलॉजी पढ़ाते हो? भाई तुमने बोला अभी अभी, मैंने तो वैसे ही पूछा था। क्या पता कैसे? क्योंकि खाने से तो मुझे लगता नहीं कि पीएच के ऊपर फर्क पड़ेगा। अरे पाचन तंत्र का और उत्सर्जन तंत्र का संबंध है क्या? कहीं से जुड़े हुए हैं क्या? पाचन तंत्र कहीं से भी उत्सर्जन तंत्र से जुड़ा हुआ है क्या? कहां से जुड़ा हुआ बताओ देखे। एनाटॉमी तो मैंने ही पढ़ाई है ना तुम्हारे को। किडनी को किससे कनेक्ट किया था मैंने? आमाशय से? लीवर से? कैसे किया था बताओ? बता, चल बता, बताओ बताओ बताओ। मैं तो उत्सर्जन तंत्र की बात कर रहा हूँ सर। तो लीवर तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, इसलिए कनेक्ट हो गया। कल बताना भाई। लिख लिया? 3 नंबर पर सर जी कौन सा है? रोबर्ट टेस्ट। नोट डाल के लिखो। लिखो,
शाकाहारी पशुओं में यूरिन की पीएच, शाकाहारी पशुओं में यूरिन की पीएच, शाकाहारी पशुओं में, हर्बीवोरस में यूरिन की पीएच क्षारीय होती है। शाकाहारी पशुओं में यूरिन की पीएच क्षारीय होती है, अल्कलाइन। ब्रैकेट में लिखो 7.4 से 8.4, 7.4 से 8.4, जबकि 7.4 से 8.4 7 से ज्यादा है तो कैसी होगी? क्षारीय। जबकि मांसाहारी पशुओं में यूरिन की पीएच, जबकि मांसाहारी पशुओं में यूरिन की पीएच अम्लीय होती है। जबकि मांसाहारी पशुओं में यूरिन की पीएच अम्लीय होती है। ब्रैकेट में लिखोगे 6 से 7, 6 से 7 कितनी होती है? याद रखना। क्यों, तो ये आप बताओगे मेरे को, इसका कारण आप ढूंढ के लेके आओगे। मैं यही पूछना चाह रहा था, वो तो मेरे को पता है कि मांसाहारी पशु है तो मांस ही खाएगा। तो मांस से इफेक्ट क्या पड़ रहा है यूरिन के ऊपर, क्यों पड़ रहा है ऐसा? अमीनो एसिड ज्यादा होंगे तो एसिड बढ़ जाएगा यूरिन के अंदर, इसलिए पीएच एसिडिक हो जाएगी। अमीनो एसिड का पाया जाना यूरिन में नॉर्मल है क्या? फिर आप जो कारण दे रहे हो वो कारण सही नहीं है आपका, है ना? अब जैसे कारण दिया सर ने कि सर प्रोटीन के अंदर अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल यूरिन के अंदर आएंगे तभी तो अम्ल बनेगा ना। तो यूरिन के अंदर किसकी प्रेजेंस होती है जिसकी वजह से यूरिन पीएच अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? मेन क्वेश्चन ये है। हेडिंग डालोगे पाचन तंत्र से संबंधित रोग। क्या लिख रहा है? क्या लिखा है मैंने? और फिर स्क्रीनशॉट फोटो खींच के भेजो सर, देखो गलत लिखा है आपने, गलत। आराम से, है ना, 2 दिन का टाइम है, परसों पूछूंगा तुम्हारे से। चलो इसमें शब्दावली लिखो सबसे पहले। प्रिहेंशन, मैस्टिकेशन, डिग्लूटेशन, रूमिनेशन। प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? मैस्टिकेशन, डिग्लूटेशन, और रूमिनेशन। जुगाली करना। जुगाली करने के अंदर क्या क्या करेगा? रिगर्जिटेशन करेगा, रिमेस्टिकेशन, प्लस रीस्वेलिंग। कितने घंटे जुगाली करता है?
7 से 9 घंटे तक। प्रीहेंसाइल ऑर्गन बता गाय के अंदर, एनाटॉमी पढ़ी है ना अपन ने। जीभ। अपर लिप्स किस में होते हैं? तुम्हारे से पूछा क्या मैंने? हॉर्स के अंदर। आपके अंदर क्या है? हाँ, तो कुत्ते के अंदर जीभ के अलावा? देखा है कुत्ते को जीभ से रोटी उठाते हुए? दांत कौन से वाले? इंसाइजर। लिप्स किस में होते हैं? भेड़ बकरी के अंदर। लिखो। क्या चाहते हैं इससे? क्या करूं? क्यों? टेबलेट लेना मेरे पास। सर लीवर के लोब तो नहीं है? किसके अंदर? रिगर्जिटेशन का मतलब होता है रूमन से बिना पचे हुए भोजन को वापस मुंह में लेके आना। रीमेस्टिकेशन का मतलब है दोबारा से चबाना। और रीस्वेलिंग का मतलब होता है वापस से निकलना। भोजन रूमन में जाएगा या रेटोलम में जाएगा, ये डिसाइड कौन करेगा? ईसोफेजियल ग्रूव। और उस ईसोफेजियल ग्रूव को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एडीएच और कॉपर सल्फेट का। ईसोफेगस रूमन और रेटिकुलम के जंक्शन पर जाकर खुलती है, जिसे क्या बोलते हैं? एट्रियम वेंट्रिकुलम। मार्गो ओब्लिगेटस किस में पाया जाता है? और गट्रल पाउच? देखो, घोड़ा मुंह से उल्टी नहीं कर सकता, मुंह से सांस नहीं ले सकता। दो इफेक्ट आते हैं घोड़े के अंदर, एक तो गटर पाउच वाला जो मेन रहता है, और थोड़ी सी हेल्प कर देती है उसकी सॉफ्ट पैलेट। घोड़े के अंदर सॉफ्ट प्लेट क्या है, लंबी होती है, जिसकी वजह से वो गटल पाउच के टच हो जाती है, तो घोड़ा चाहते हुए भी नहीं कर पाता। लिख लिया? भूख का ना लगना क्या कहलाता है? क्या? कम लगना क्या कहलाता है? एनोरेक्सिया। भूख का अनुपस्थित होना। हाइपरेक्सिया। भूख का अधिक लगना। इनएपेटेंस।
कम लगना, डिस्फेजिया, भोजन को निगलने में कठिनाई, पोलिडिप्सिया, प्यास का अधिक लगना, स्टोमेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल कैविटी, मुख गुहा का इन्फ्लामेशन, जिंजिवाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ गम, मसूड़े, ग्लोसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, लिखिए। लेवल कह रहे हैं कि बाइकार्बोनेट के कारण होता है पीएच एसिडिक। आपको पता होना चाहिए बाइकार्बोनेट आयन अगर प्रेजेंट होगा तो बाइकार्बोनेट आयन तो खुद क्षारीय है, पीएच एसिडिक कैसे हो जाएगा उससे? रेगुलेट करने का काम करेगा, लेकिन बाइकार्बोनेट आयन की उपस्थिति के कारण मेरे को पता नहीं ना, इसीलिए तुम्हारे से पूछ रहा हूं मैं तो। क्या? तो तुम्हारा रीजन जस्टिफाई नहीं कर रहा ना, इसलिए। ओडेंटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ टीथ, दांत, पशुओं में प्रमुख उत्सर्ज्य पदार्थ कौन सा है? पशुओं में प्रमुख उत्सर्ज्य पदार्थ, पक्षियों में, मछलियों में, क्लोएका किस में पाई जाती है? कितने भाग होते हैं? सबसे पहले कोप्रोडियम, यूरोडियम, मत बैठाया गुरु दीपू भैया इनको आसपास।
लिख लिया? लिखो, आराम से लिखो। इसोफेगस की लंबाई कितनी होती है? इसोफेगस की लंबाई, सर्वाइकल पार्ट कितना होता है? और थोरेसिक पार्ट 50। क्रोप किस में पाया जाता है? मुर्गे में। पक्षियों में क्या काम करता है? भोजन का। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, किलाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ लिप्स। प्रोक्टाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टम। गैस्ट्राइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ स्टोमक। एंट्राइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन। पेरोटाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। लेरिंजाइटिस। लेरिंग्स। फेरेंजाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स। टिफ्लाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ सीकम। बिग कोमा आकार की सिकम किसमें पाई जाती है? घोड़े में। क्यों? फोरगट फर्मेंटर की बजाय ये कौन सा है? हाइंड गट फर्मेंटर। इसीलिए सिकम का आकार बड़ा हो जाता है।
लिख लिया? ये तो हो गई शब्दावली। रोगों के अंदर सबसे पहले लिखोगे चौक। हेडिंग डाल। क्या होता है चौक? इसोफेगस के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन का हो जाना क्या कहलाया? किस कारण से होएगा? प्लास्टिक खा ले। गाय प्लास्टिक क्यों खाएगी? अच्छा, पॉलीथीन। पॉलीथीन खा ले, गेंद खा ले, आलू खा ले, प्याज खा ले, ऐसे। हाँ सही है। लिख लिया क्या? लिख लिया क्या? चौक। अन्य नाम की अगर बात करते हैं तो इसको इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन भी कहते हैं। पशु की इसोफेगस में रुकावट होना। चौक कहलाता है। कारण की अगर बात करते हैं, बोल हो सकती है, बालों का गुच्छा, पॉलीथीन, मोटे आलू, प्याज, इस टाइप के कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आपको पता कैसे लगेगा कि भाई किसी पशु के अंदर चौक हो गया? जो भी खाएगी वो वापिस आ जाएगा। खाएगी नहीं। क्या लगता है आपको? सांस नहीं ले पाएगा। अच्छा, ईसोफेगस में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ट्रेकिया में थोड़ी हुआ है। खाने की कोशिश करेगी लेकिन खा नहीं पाएगी। एफएमडी में भी तो यही होता है। आफरा, वो तो लेगुमिनस वाटर के अंदर भी हो जाता है। लार गिरेगी किसमें? चौक में कब से लार गिरने लगे भी? जुगाली नहीं करेगी, घनी बीमारियां जिनमें जुगाली नहीं करती। सिंपल सा है, फील्ड के अंदर ओनर फोन करेगा आपको, कहेगा डॉक्टर साहब पानी तो पी रही थी लेकिन चारा कौन खाओ, है ना? पानी पानी तो पी रही है, वो भी धीरे धीरे, लेकिन चारा नहीं खा रही है ना? तो पानी तो पी रही है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन इतना बड़ा नहीं है कि पूरी पूरी इसोफेगस को ब्लॉक कर दे वो। तो पानी तो साइडों साइडों से होकर निकल जाएगा, लेकिन चारा अंदर जा नहीं पाएगा। टेम्परेचर वगैरह सब कुछ नॉर्मल रहेगा। जब तक 3-4 दिन नहीं होंगे तब तक एनारोग्जिक कंडीशन भी नहीं आएगी उस कंडीशन के अंदर। तो अगर ये फंस जाएगा, इसके कारण भी हो सकता है। इसके अलावा दूसरे कारण की अगर बात करते हैं, तो अगर इसोफिजियल ट्यूमर कोई हो रहा है, ट्यूमर हो गया है या फिर एब्सेस हो गया है, उस केस के अंदर भी इसोफेगस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और इसोफेगस क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। सामान्य रूप से अगर बात करें तो आपको पता है कि फर्मेंटेशन के दौरान गैसों का उत्पादन होता है। सर्वाधिक कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सही है क्या? मेथेन बनती है। लट लेके आओ रे। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना? अरे मैं तो सिर्फ इतना ही पूछ रहा था कौन सी गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सर्वाधिक बनती है फर्मेंटेशन के दौरान रूमन के अंदर। सही है कि नहीं है? बोल बोल अभी तो। अरे बोल ले अभी तो। मीथेन बनती है बायोगैस के अंदर, है ना? ध्यान रखना।
रोमन के अंदर जो नॉर्मल फर्मेंटेशन होता है बैक्टीरिया के द्वारा, उस केस के अंदर तो CO2 सर्वाधिक बनती है, लेकिन बायोगैस प्लांट लगते हैं ना अपने, उनके अंदर मेथेन सर्वाधिक बनती है, CO2 सेकंड नंबर पे आती है। ठीक है, तो इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जब फर्मेंटेशन के दौरान गैस बनती रहती है, तो सामान्य रूप से कौन सी प्रक्रिया के द्वारा निकलती है? इसोफेगस, मतलब रोमन के अंदर फर्मेंटेशन हो रहा है, CO2 बन रही है वहां पर। CO2 ऐसा थोड़ी कि रोमन के अंदर इकट्ठी होती रहती है, अगर इकट्ठी हो जाएगी तो ब्लोट या आफरा हो जाएगा, तो वो सामान्य रूप से बाहर निकलती रहती है, जिसको क्या बोलते हैं? इरेक्टेशन है, इरिक्टेशन। लक्षणों की अगर बात करें, पानी पीना लेकिन चारा नहीं, इसोफेगस फूली हुई नजर आती है, लेकिन वो तभी फूली हुई नजर आएगी जब चोक कौन सा होगा? सर्वाइकल चोक, यानी इसोफेगस के सर्वाइकल गर्दन वाले पार्ट के अंदर होगा तो ही आपको पता लगेगा। बाकी थोरेसिक में अगर चोक हो रहा, थोरेसिक कैविटी के अंदर, उस केस के अंदर हमारे को कुछ भी पता नहीं लगेगा। ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो क्या करोगे? रोमेनोटॉमी, तो क्या करेंगे? प्रोबैंग। किसका यूज करोगे? प्रोबैंग के द्वारा ऑब्स्ट्रक्शन को रोमन में धकेलना। अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर क्या करोगे? इसोफेगोटोमी। क्या करोगे? इसोफेगोटोमी। प्रोबैंग नहीं हो तो उस केस के अंदर स्टोमक ट्यूब का भी उपयोग किया जा सकता है। क्लियर है? तो स्पेशल उपकरण जो बेसिकली चोक के केस के अंदर काम में आता है वो कौन सा है? प्रोबैंग। याद रखोगे इसको, ये इंपॉर्टेंट है। उधर अपने वाले हैं या कोटिले वाले हैं? अपने ही है क्या? है? राधा रानी तक, राधा रानी कब से इतना शोर करने लग गई? कौन क्लास ले रहा है? तगड़ा, तगड़ा डेमो है यार, है ना? कौन सा बेच? मेडिसिन के लिए? क्या करोगे? मेडिसिन खत्म करोगे? मैं सोच रहा एनाटॉमी, इनका एक बेच की एनाटॉमी बच रही है आधी से ज्यादा। हाँ, उड़ान बेच से कौन कौन है तुम्हारे में से? तुम्हारे सिर्फ मेडिसिन बच रही है और या और कुछ बच रहा है? तुम्हारी सर्जरी की तो 1 घंटे की रह रही है बस। हाँ, तो उसके अलावा मेडिसिन है। सुबह 7 बजे आ जाना भाई सब।
सुबह 7 बजे से क्लास है तुम्हारी मेडिसिन की, दोनों की। अरे आपकी क्लास है 7 बजे से, आप दोनों की मेडिसिन की। चलो 7:15 से। हाँ 8 बजे से कर देते हैं, 8 से। क्या बोलेंगे गुरु जी? और क्या, 8 बजे, 8 बजे आ जाना भाई, 8 बजे, 8 बजे हैं। 1 घंटे 2 घंटे करो मत फालतू, 8 बजे आ जाना, जब तक चलेगी तब तक लेते रहना बस। हाँ मेंटली प्रिपेयर होकर जाना, कम से कम 2 बजे पेपर, 2 बजे से है आपका, कितने बजे से? 2 बजे से। बस इसीलिए तो कहा है 8 बजे, इसीलिए बोला। क्या? और क्या, और क्या करवाएंगे अब इसके अलावा मेडिसिन में? ना 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 ना, तुम्हारे को ही करेंगे पहले, फिर लिख लिया क्या? आराम से लिखो, आराम से। कल तो सेमिनार है ना, 2 बजे से। 2 बजे, 2 बजे। पता नहीं, कोई तुम्हारे को ही करवा दे तो करवा दे, हमारे को तो नहीं करवाया आज तक। तो दोनों ही है वो एक साथ ही। हाँ तो नाश्ते के लिए आ जाना, उसमें क्या होता है तो। देखो रे देखो, 2 टर्म आती है हमारे पास में, एक तो फाइटोबेजियोर और एक आता है ट्राइकोबेजियोर। अगर रुकावट बालों के गुच्छे के कारण हो रही है, गुच्छे के कारण रुकावट हो रही है, तो उससे तो हम क्या बोलते हैं? ट्राइकोबेजोर। लेकिन अगर किसी पेड़ पौधों के कारण हो रही है, कि पत्तियों के कारण, तो इससे क्या बोलेंगे? नोट डाल के लिखो। चौक यहां पर होता है खत्म। चौक के बाद में लिखोगे सिंपल इंडाइजेशन, पहले इंडाइजेशन लिखो।
सेकंड नंबर पे। और इसके अंदर सबसे पहले लिखोगे सिंपल इंडाइजेशन। सिंपल इंडाइजेशन तो फिर टेस्ट होगा या सेमिनार, दोनों होंगे। सिंपल इंडाइजेशन शुद्ध हिंदी के अंदर इसको साधारण अपच कहते हैं। साधारण अपच। देखो इधर, पाचन क्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर सिंपल इंडाइजेशन होता है। लक्षणों की अगर बात करते हैं, पशु को भूख का कम लगना, क्या बोलते हैं इसको? इनएपेटेंस। इसके अलावा रूमन की पीएच का कम होना। इसके अलावा रूमन की गति का कम होना। इसको बोलते हैं रूमिनल एटोनी। सामान्य रूप से पता है कि रूमन में कितने कॉन्ट्रैक्शन होते हैं? रूमन में संकुचन। 2 मिनट में 3 संकुचन। तो अगर ये संकुचन नहीं होंगे तो रूमन में जो भी इंजेस्टा भरा हुआ है वो इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा नहीं। इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा नहीं, इसका मतलब पाचन होगा नहीं। फर्मेंटेशन के अंदर अगर किसी प्रकार की थोड़ी बहुत रुकावट हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर पशु को भूख लगना बंद हो जाती है और पीएच डाउन हो जाएगी। रूमन की सामान्य पीएच की अगर बात करें तो वो कितनी होती है? रोमन की पीएच लगभग 6.8 के आसपास। एसिडोसिस वाली कंडीशन, उस कंडीशन के अंदर मान के चलते हैं जब ये पीएच 5 से कम हो जाती है। किससे कम? आपको पता है कि रोमन के अंदर फर्मेंटेशन है, किण्वन करने के लिए क्या पाए जाते हैं? जीवाणु, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो अगर इन बैक्टीरिया की संख्या के अंदर वृद्धि अथवा कमी होती है तो वृद्धि तो किसी कारण से हो नहीं सकती। एक ही कंडीशन में होगी वृद्धि, तब आप यूज करोगे प्रोबायोटिक्स का। किसका यूज करोगे? प्रोबायोटिक्स। याद है थोड़ी सी न्यूट्रिशन, उसका उपयोग करोगे तो उस कंडीशन के अंदर रूम के अंदर बैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि होगी। बाकी अगर पीएच के अंदर चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, उस केस के अंदर बैक्टीरिया की संख्या के अंदर कमी ही होगी। तो सामान्य अगर 6.8 से कम हो रही है लेकिन 5 से अगर ज्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या आएगा? सिंपल इंडाइजेशन होगा। पशु को भूख कम लगेगी, रूमन के अंदर जो मूवमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, वो कॉन्ट्रेक्शन कम हो जाएगा और साथ ही साथ पशु चारा खाना भी कम कर देगा। ट्रीटमेंट के नाम पे आप सिंपल सा काम है अपने पास में, रामबाण इलाज अपना एक ही आता है, मीठा सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको आप क्या बोलते हो? मीठा सोडा। ये हमारे को सामान्य रूप से काम में लेना होता है। ठीक है, लिखो, नोट डाल के लिखना है ये दोनों चीजें।
जिनके आर्थोलॉजी की क्लास बच रही है उसकी एक ही क्लास बच रही है शायद साइनेबल जॉइंट वाली, या पूरी आर्थोलॉजी थोड़ी बच रही है, सिर्फ साइनेबल जॉइंट बच रहा है मेरे ख्याल से। वो उसमें भी साइनेबल जॉइंट के प्रकार बच रहे हैं शायद, संरचना वनरचना पढ़नी। एनाटोमी कॉपी लेके आना भाई तुम। जिनकी एनाटोमी के अंदर आर्थोलॉजी की क्लास बच रही है वो कल एनाटोमी की कॉपी भी लेके आएंगे। तो बोल रहे हैं ना, अभी तो ये बोल रहे थे। किन की बाकी है? इनकी किन की बाकी है? तुम इधर कर रहे हो और वो तुम्हारी तरफ कर रहे हैं। कौन सी क्लास बाकी है बताओ? अगर तुम्हारी क्लास की क्लास बाकी हो तो उस केस के अंदर तुम कॉपी लेके आना, वरना रहने देना। लिखवा देंगे सर। जिन्होंने लिख लिया वो लिखो एसिडोसिस। क्या हो गया? लिख लिया? नेक्स्ट नंबर पे लिखो एसिडोसिस। अन्य नामों की अगर बात करते हैं, एसिड इंडाइजेशन, दूसरा नाम फॉल्स मिल्क फीवर, तीसरा नाम रूमिनल ओवरलोड, हाँ इंडाइजेशन हेडिंग डालिए। सबसे पहले लिखा है सिंपल इंडाइजेशन, दूसरे नंबर पे एसिडोसिस या एसिड इंडाइजेशन। कारण की अगर बात करते हैं, अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार खिलाने पर, आहार कार्बोहाइड्रेट युक्त के अंदर क्या खिलाते हैं? दाना या कंसंट्रेट। खिलाने पर रूमन में लैक्टिक एसिड का निर्माण ज्यादा होता है,
जिससे रोमन की पीएच 5 से कम हो जाती है। इसे एसिडोसिस कहते हैं। लक्षणों की अगर बात करते हैं, कंप्लीट एनोरेक्सिया, बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। रोमन में फ्लूइड का भरा होना, रोमन में स्प्लैशिंग या टिकलिंग साउंड, का आना, रोमिनल अटोनी, रोमन में पूर्ण संकुचन का अनुपस्थित होना। पशु बार बार पेट की ओर देखता है तथा फ्लैंक पर लात मारता है। एक्यूट कंडीशन के अंदर पशु की डेथ भी हो सकती है। ट्रीटमेंट 2.5 से 5% सोडा बाइकार्ब आईवी लगाना है। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट परगेटिव के रूप में। रोमन के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ने के कारण डायफ्राम के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिससे पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसकी वजह से पशु के अंदर डेथ भी हो सकती है। सामान्य रूप से शादी ब्याह का जब सीजन होता है तो उस केस के अंदर बचा हुआ खाना रोड पर फेंक दिया जाता है, जिसके अंदर पूड़ियाँ होती है, रसगुल्ले की चाशनी होती है, और गायें आवारा गायें वो आकर खा जाती। घुलनशील कार्बोहाइड्रेट अधिक होगा तो उस केस के अंदर एसिडोसिस होगा, लेकिन अगर प्रोटीन की मात्रा अधिक होगी तो एल्कलोसिस होगा। ध्यान रखना, इस कंडीशन के अंदर मीठा सोडा ओरली देने से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। पशु का चारा पानी बंद कर दो 24 घंटे के लिए, चारा भी और पानी भी, क्योंकि पशु पानी पीने की कोशिश करेगा, उसको प्यास लगेगी, उसका गला सूखेगा, और पानी पहले से उसके रुमन के अंदर इतना भरा हुआ है, और ज्यादा पानी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ज्यादा प्रेशर पड़ने के कारण मुंह से और नाक से रूमिनल फ्लूइड बाहर आने लगेगा। अगर आपको आता है तो स्टोमक ट्यूब डालकर उसको बाहर निकालो फ्लूइड को, नहीं आता है तो फालतू कोशिश नहीं करनी हमारे को। स्प्लैशिंग का मतलब क्या होता है, जैसे पानी को छपछपाने की आवाज आती है ना, वैसी। शुरुआत के अंदर लेफ्ट पैरालंबर फोसा ऊपर उठा हुआ मिलेगा,
लेकिन जैसे जैसे फ्लूइड बढ़ता जाएगा वैसे दोनों तरफ के पैरालंबर फोसा आपको ऊपर उठे हुए मिलेंगे। पशु उस कंडीशन में खड़ा होना पसंद करेगा जहां पर उसके आगे वाले पैर ऊपर रहें और पीछे वाले पैर नीचे रहें, ताकि रुमन पीछे की तरफ रहे और डायफ्राम के ऊपर प्रेशर कम हो। बाकी करेंगे कल 8 बजे।